नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण आपके मनोवैज्ञानिक ईपी पालाव, स्किनर, थांडाइक और कोहलर से संबंधित जो है टॉप 40 प्रश्न यहाँ पे करने जा रहे हैं। और ये 40 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं। ये अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपके बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। 5 से अधिक आपको अंक देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे पूरे 150 क्वेश्चंस में देखा जाए तो 5 से 6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। और एक लाइन आपने पढ़ी होगी कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। पहला प्रश्न साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। सभी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है आप भी बता सकते हैं। टॉप 40 में से आपका स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया यह किसका कथन है, आपके गुडवर्क का कथन हो जाता है। दूसरा यह प्रश्न है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, यह किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। जी हाँ साथियों, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, यह किसने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। जी हाँ, जब भी सीखने के नियम का जिक्र होता है सभी लोग जानते हैं मनोवैज्ञानिक थांडाइक का नाम सिरों पर ही आ जाता है। थांडाइक का जब भी जिक्र होता है, थांडाइक के महत्वपूर्ण 8 से 10 आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह 8 से 10 महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहली बात तो थांडाइक के जो नियम हैं वह आपके 2 नियम में आते हैं। एक आपका आता है मुख्य नियम, जिसके 3 होते हैं, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम। दूसरा गौड़ नियम आते हैं जिसके 5 होते हैं। ये भी अक्सर पूछे जाता है कि मुख्य नियम कितने हैं, 3 है, गौड़ नियम कितने हैं, 5 है। तो मुख्य नियम हमने आपको बता दिया, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम का नियम। जो आपके गौड़ नियम होते हैं ये 5 होते हैं, बहुपद क्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मक्रिया या साहचर्य क्रिया की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि अधिगम की कितनी विधियां होती हैं। जी हाँ साथियों, अधिगम की कितनी विधियां होती हैं, तो अधिगम की जो है टोटल 8 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, 8 विधियां होती है। और पिछली क्लास में हमने सारी 8 विधियों के बारे में आपको बताया था। आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, डेली क्लास से जरूर अटेंड कीजिए। अगला प्रश्न है, किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किए जाना कहलाता है। यानी कोई भी क्रिया जब हम करते हैं अन्य समान जब वैसी ही परिस्थिति आती है तो वह क्रिया का फिर से उपयोग किया जाना कहलाता है, उसी को ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम स्थानांतरण का अर्थ परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पालाव किस देश के निवासी थे। देखिए, चाहे पालाव हो गया, थांडाइक हो गया, कोहलबर्ग हो गया, स्किनर हो गया, जीन पियाजे जी हो गए, ठीक है, इनसे जो है संबंधित आपके क्या पूछे जाते हैं, देखिए निवास, ये किस देश के थे, तो ये जानना भी जरूरी है। तो पालाव की अगर बात करते हैं तो पालाव सभी लोग जानते हैं एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। पालाव को 1904 में लाल ग्रंथि पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पाचन क्रिया पर किसने शोध किया, ईपी पालाव ने किया। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, ईपी पालाव को कहा जाता है। पालाव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था, तो हमने क्या बताया, पाचन क्रिया पर जो है पालाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सन, ये दोनों चीज़ें आपको अपने माइंड पर रिमाइंड कर लेना है। अगला प्रश्न है, पालाव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं। देखिए, पहले क्या हुआ, प्रश्न पूछा जाता था पालाव ने किस पर प्रयोग किया, लेकिन अब अक्सर जान जाते हैं कि पालाव कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, कोहलबर्ग ने चिंपांजी नामक बंदर पर किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल प्रश्न बन चुके हैं। अब प्रश्न को क्या किया जा रहा है कि पालाव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण जो है आधारित सिद्धांत को किस सिद्धांत या कौन सा सिद्धांत कहते हैं, किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो वह कहता है आपका शास्त्रीय अनुकूलित सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत की बात करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं, ठीक है, शास्त्रीय आय, संबंध, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आए तो सभी लोग जानते हैं हम ईपी पालाव की बात करते हैं। अर्थात अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक और कोई नहीं, आपके ईपी पालाव महोदय जी हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है, क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर जो है सर्वाधिक जोर दिया जाता है? जी हाँ, जो क्लास्की अनुबंधन का सिद्धांत है, किस तत्व पर जो है सर्वाधिक जोर दिया जाता है? वह तत्व है आपका पुनरावृत्ति। क्या किस तत्व पर दिया जाता है? तो क्लास्की अनुबंधन सिद्धांत पे पुनरावृत्ति तत्व पर जो है सर्वाधिक जोर दिया जाता है। अगला है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया जाता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? ईपी पालाव है। पालाव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि थार्डाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? तो ईपी पालाव एक रूसी मनोवैज्ञानिक है और थार्डाइक जो है आपके एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। या थार्डाइक जो है किस देश के निवासी थे? अमेरिकी या अमेरिका देश के निवासी थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन क्या होता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसमें प्रकृति का जो उद्दीपन होता है वह भोजन होता है। ठीक है, भोजन, लार, ग्रंथि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और लार निकालना स्वाभाविक प्रतिक्रिया की बात करते हैं। कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया कहलाती है? तो कुत्ते के मुंह में जो लार आती है वह आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाती है। कौन सी नहीं आती है? स्वाभाविक। देखिए, जो 3 चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका घंटी। यहाँ तीनों पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जो घंटी होती है वह आपका कृत्रिम उद्दीपक होता है। क्या होता है? घंटी कृत्रिम उद्दीपक होता है। दूसरी बात आती है भोजन। तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। कृत्रिम उद्दीपक घंटी हो गया, भोजन आपका स्वाभाविक उद्दीपक हो गया और लार निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गए। तो वही आपका स्वाभाविक अनुक्रिया या स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया की बात करते हैं। थार्डाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? सभी लोग जानते हैं थार्डाइक की जब भी जिक्र होता है बिल्ली की बात करते हैं। थार्डाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयोग बिल्ली, भूखी बिल्ली, मृत मछली। यहाँ पे अनुक्रियाकर्ता बिल्ली थी और उद्दीपक कौन था? मृत मछली थी। पिंजड़े के अंदर देखिए बिल्ली को जो है यहाँ पे कैद किया गया था और बाहर एक उसका जो लक्ष्य था भोजन था, मृत मछली को बाहर रखा गया था। लेकिन एक पिंजड़े में एक क्या था? निकलने के लिए रास्ता था, एक लीवर लगा था। क्या हुआ? बिल्ली बार बार इधर उधर पूरे जो है जो जिसके अंदर बंद किया गया था पूरे इधर उधर भागती है, हाथ इधर फड़फड़ाती है। लेकिन अचानक क्या होता है, उस जो गेट होता है, दरवाज़ा होता है पिंजड़ा का, उस लीवर पर पड़ जाता है अचानक उसका पंजा और क्या है, गेट या दरवाज़ा जो खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो यही कहलाता है आपका क्या? आपके संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत। थार्डाइक के सिद्धांत की अगर बात करते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है? थार्डाइक महोदय जी का है। पालाव ने अपना प्रयोग जो है किसके ऊपर किया? तो ईपी पालाव ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर प्रयोग किया है। अगला है थार्डाइक से संबंधित प्रश्न है कि थार्डाइक का सिद्धांत कहलाता है। तो थार्डाइक का सिद्धांत एसआर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, संयोजनवादी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के, संबंधवाद के सिद्धांत के, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत की बात करते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखी है? थार्डाइक मनोवैज्ञानिक। थार्डाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। थार्डाइक के अनुसार एस और आर क्या है? एसआर सिद्धांत आपने पढ़ा जो है, तो थार्डाइक के अनुसार एस और आर क्या है? इन दोनों को भी जानना बहुत जरूरी है। तो थार्डाइक के अनुसार जो एस होता है वह उद्दीपक होता है और आर क्या होता है? अनुक्रिया होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी हमने आपको बताया है कि संबंधवाद आए, चाहे संयोजनवादी आए, चाहे उद्दीपन अनुक्रिया आए, चाहे प्रयास और त्रुटि आए, एक ही करना है, वह आपका थार्डाइक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि थार्डाइक के अधिगम के सिद्धांत जाना जाता है। तो थार्डाइक का जो अधिगम सिद्धांत है किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि थार्डाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, बिजली नहीं है, बिल्ली हुए। ठीक है, तो थार्डाइक के प्रयोग में जो है बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? तो बिल्ली को पुरस्कार स्वरूप था भोजन प्राप्त करना, मृत मछली अर्थात भोजन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थार्डाइक के किस नियम पर आधारित है? तो थार्डाइक के जो मुख्य नियम और गौण नियम है, तो थार्डाइक का यहाँ पे देखिए जो मुख्य नियम में आपने 3 पढ़ा होगा, तत्परता, प्रभाव, परिणाम, अभ्यास के नियम की बात करते हैं। तो बार बार दोहराना,
तो कहीं ना कहीं जब बार बार दोहराने की प्रक्रिया होती है और इसका संबंध की बात की जाती है तो बार बार मतलब अभ्यास का नियम आ जाता है। तो थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित हो जाएगा? अभ्यास के नियम पर आधारित हो जाएगा। थार्नडाइक ने नियम दिए हैं कौन कौन से? तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न आता है थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो हमने आपको बता दिया कि मुख्य नियम 3 है और गौण नियम कितने हैं? 5 है। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। तो कुत्ते की ये सीखने की क्रिया किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो कुत्ते की ये सीखने की प्रक्रिया जो है किस प्रकार की होती है? वह कहलाती है समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। क्या हो जाएगा? समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना हो जाएगा। एसआर संबंध की अगर बात करते हैं तो एसआर संबंध आता है, एसआर थ्योरी आती है तो थार्नडाइक के सिद्धांत में आता है। तो एसआर जो संबंध है, एसआर थ्योरी किस में पाए जाते हैं? थार्नडाइक के सिद्धांत में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, आर तथा एसएस का संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं, किस सिद्धांत में होते हैं? तो आर हो गया और एसएस हो गया। अब डबल दोनों हैं, डबल आर डबल एस जो संबंध होता है वह विद्यमान होता है, थार्नडाइक के सिद्धांतों पर होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चाहे प्रभाव का नियम पूछा जाए, चाहे तत्परता का नियम पूछा जाए, चाहे अभ्यास का नियम पूछा जाए, एक ही आता है, वह आपका थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी या को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित हो जाता है? देखिए, बार बार अगर शब्द आता है तो थार्नडाइक के एक ही ऑप्शन करना है, वह है अभ्यास का नियम। क्योंकि बार बार कोई चीज़ करते हैं तो प्रैक्टिस होता है। ठीक है, एग्जाम के पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, कई प्रैक्टिस सेट करते हैं, कई मॉडल पेपर करते हैं। तो क्या होता है, जब बार बार वही चीज़ें हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या अभ्यास कहलाता है। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे हम करते हैं तो वह अब थार्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित हो जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि स्किनर किस देश के निवासी थे। अब स्किनर महोदय की बात कर लेते हैं, स्किनर मनोवैज्ञानिक की बात कर लेते हैं। देखिए, चाहे स्किनर पूछा जाए, चाहे आपका थार्नडाइक पूछा जाए, ये दोनों आपके कहाँ के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। जी हाँ साथियों, चाहे स्किनर पूछा जाए, चाहे थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक, ये दोनों जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है, संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, जब भी संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत का जिक्र होता है, आपके स्किनर नाम का या स्किनर महोदय का या स्किनर मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाता है। अर्थात साथियों, अगला प्रश्न है कि स्किनर ने अपना पहला दूसरा प्रयोग किस जीवन के ऊपर किया था। बहुत अच्छा प्रश्न। स्किनर ने पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग यह है किसके ऊपर किया है? तो स्किनर ने पहला प्रयोग चूहे पर और दूसरा कबूतर पर। ये मत करिएगा कि स्किनर का पहला कर लीजिए और दूसरा प्रयोग चूहे पर, ऐसा नहीं करिएगा। स्किनर जो पहला प्रयोग चूहे पर और द्वितीय जो प्रयोग किया गया था वह कबूतर पर किया गया था। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग जो है किस देश के निवासी थे तथा इन्होंने अपना प्रयोग जो है किस पर किया। तो कोहलबर्ग की अगर बात करते हैं तो कोहलबर्ग जो है जर्मनी के निवासी थे और कोहलबर्ग ने वन मानुस अर्थात चिंपांजी नामक बंदर पर इन्होंने प्रयोग किया था। स्किनर का जो सिद्धांत है वह किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो स्किनर का जो सिद्धांत है वह सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न हम ऑलरेडी आपको कर चुके हैं, बता भी चुके हैं। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। देखिए, जब भी क्रियात्मक अनुबंधन का जिक्र होता है इस स्किनर का नाम सर्वोपरि ही आता है, अर्थात क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो है स्किनर ने दिया था। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, चाहे क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाए, चाहे कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाए, इन दोनों के प्रतिपादक और कोई नहीं, आपके स्किनर महोदय जी हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है एक ही बार में टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का रास्ता 101% पक्का और क्लियर करना, क्योंकि आपकी तैयारी लाजवाब होनी चाहिए और लाजवाब तभी हो सकती है जब आप सारे प्रश्नों को अटेंड करते हैं, फीडबैक करते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं, अपनी तैयारी को जो पकड़ है, वो जो सब्जेक्ट में सिलेबस में पकड़ है, वो मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई रस्सी जब मजबूती से बंधी होती है, चाहे कितना खींचा जाए उसकी गांठ नहीं खुलती है, लेकिन अगर वही रस्सी को ढीला बांध दिया जाता है तो गांठ खुल जाती है। तो आपको देखिए, धीरा पढ़ना भी नहीं है, अच्छी तरह से तैयारी करना है, क्योंकि जब अच्छी तरह होती है तैयारी तो सिलेक्शन 101% जरूर होता है।
अगला जो सिद्धांत है कि नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए नैमित्तिक सिद्धांत ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो नैमित्तिक सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसको नैमित्तिक सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। अगला है कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना होगा। यहाँ पे सूझ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कल्पना जितनी अधिक होगी मतलब जितने सोचने की हमारी क्षमता होती है उतनी जो है सूझने की समझने की विकास भी उतना अधिक होता है। ये किसने कहा है? कोहलर ने कहा है। जी हाँ साथियों, कोहलर का कथन है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझने की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। यह कथन जो है कोहलर महोदय जी का कथन है। अगला चिंपाजी सुल्तान पर किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था? हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चिंपाजी सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग जो किया गया था कोहलर के द्वारा किया गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो कोहलर का प्रयोग जो है सीखने के सूझ के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। जी हाँ, जब भी कोहलर के प्रयोग का जिक्र होता है सूझ के सिद्धांत का नाम सर्वोपरि आ जाता है, सूझ का सिद्धांत नाम अवश्य आ जाता है। अगला प्रश्न है सीखने के अंतर्गत सिद्धांत किसकी देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न को हम साथियों वीवीआईपी कैटेगरी पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर अवश्य चर्चा करेंगे। सीखने की अंतर्गत सिद्धांत किसकी देन है? तो गेस्टाल्ट वादियों की देन है, ठीक है। जी हाँ साथियों, सीखने का जब भी अंतर्गत सिद्धांत का जिक्र होता है गेस्टाल्ट वादियों का जिक्र होता है। साथ ही साथ जब अंतर्दृष्टि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक जो ज्ञान होता है वह किसका कथन है? यह आपके गुड का कथन है। जी हाँ, अंतर्दृष्टि सूझ जो होता है वह वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। ये जो कथन दिया गया है गुड महोदय जी के द्वारा दिया गया है, मतलब अच्छा। कहते हैं ना किसी चीज़ को गुड बेटर बेस्ट देते हैं, गुड मतलब अच्छा होता है, तो कह सकते हैं कि अंतर्दृष्टि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तात्कालिक ज्ञान है। अच्छी बात कही गई है, तो यह कथन जो है गुड के अनुसार कहा गया है। हल का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो जो हल के सिद्धांत द्वारा दिया गया है तो हल का सिद्धांत सबलीकरण का सिद्धांत कहलाता है, या कह सकते हैं कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? हल की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कुर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है? तो कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत कहलाता है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कहलाता है। जी हाँ साथियों, अगर प्रश्न आता है कोई कुर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत बात करते हैं। अगला प्रश्न है टालमैन का सिद्धांत क्या है? तो टालमैन का जो सिद्धांत कहलाता है हमेशा अक्सर टाला जाते हैं। देखिए बच्चों को देखते हैं अधिगम यानी सीखना, बच्चे हमेशा पढ़ने के लिए टालते हैं, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। तो ये टालमैन का जो सिद्धांत है वह अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, या अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? टालमैन ने दिया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग ऑल क्लासेज विथ आवर फ्रेंड्स। तो साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा ये आपके महत्वपूर्ण 4 मनोवैज्ञानिक पावलोव, स्किनर, थांडाई, कोहलर से संबंधित 40 से अधिक प्रश्नों को हमने यहाँ पे किया। आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दिमाग में एक चीज़ अवश्य कर लेना है, मन में सोच लेना है कि संघर्ष की राहों पे जो चलता है अपनी किस्मत वही बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है सूरज बनकर वही निकलता है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।